Critical analysis of the novel River of Fire by Kuratulain Haider with Urdu name आका दरिया। आका दरिया नावल जो कुरतुलैन हैदर ने फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान में पब्लिश करवाया था जब वो इंडिया से माइग्रेट करके पाकिस्तान में आई थी। आका दरिया ऐसा नावल है जिसको उर्दू के 10 बेस्ट नावल्स में शामिल किया जाता है। रिवर ऑफ फायर सबसे पहले उर्दू में पब्लिश करवाया गया था, लेकिन ये लेटर ऑन कुरतुलैन हैदर ने खुद इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और इसका नाम इन्होंने रिवर ऑफ फायर रखा। रिवर ऑफ फायर वर्ड फ्रेज़ जो है ये टी.एस. इलियट की एक पोइम द ड्राई सैवेजेस से लिया गया है, जिसके अंदर टाइम की डिस्ट्रक्शन के बारे में बताया गया है। इस नावल में भी कुरतुलैन हैदर ने टाइम को ही एक एज अ करेक्टर लिया है और टाइम की इम्पोर्टेंट को इन्होंने बताया है। इसके अलावा ये नावल जो है एक आम इंसान की ज़िंदगी के बारे में बताता है कि वक्त गुजरने के साथ साथ जितने भी इंसान इस दुनिया में आते हैं उनकी एक ही लाइफ होती है, उनके साथ एक ही खुशियाँ होती हैं, उनके जो कुछ उनको दुख मिलते हैं वो सब इंसानों के एक जैसे ही होते हैं। इसी चीज़ को इन्होंने इस नावल में इंट्रोड्यूस करवाया है। रिवर ऑफ फायर यानी आग का दरिया एक ऐसा फ्रेज़ है जिसके अंदर इन्होंने पैराडॉक्सिकल सिचुएशन को यूज़ किया। पैराडॉक्सिकल सिचुएशन क्या होती है? जिसके अंदर हम दो अपोजिट आइडियाज़ को एक साथ ज्वाइन करके उनसे एक मीनिंग ड्राइव करने के लिए उनको लिखते हैं। रिवर रेफर करता है, सिंबलाइज करता है वाटर को, और इसके साथ साथ इन्होंने फायर का वर्ड यूज़ किया है, यानी ये दोनों आग और पानी दोनों ही ऑपोजिट चीज़ें हैं, लेकिन इनके थ्रू ये क्या कहना चाह रही हैं कि हमारी ज़िंदगी जो है वो एक ऐसे दरिया की मानिंद है जिसमें हर चीज़ वक्त गुजरने के साथ साथ उसमें मर्ज हो जाती है, उसमें ख़त्म होकर रह जाती है। इसीलिए इनके इस नावल में मेजर हमें करैक्टर्स जो देखने को मिलेंगे वो टाइम ही होगा, रिवर होगा, और हर चीज़ जो है वो इन दोनों के थ्रू, चाहे वो इंसान है, इंसान की ज़िंदगी है, उसकी खुशियां हैं, उसके गम है, जो कुछ भी है वो एक दरिया जो है वो उसको अपने अंदर ले लेता है और हर चीज़ को वक्त के साथ साथ ख़त्म कर दिया जाता है। ये नावल सिम्बॉलिकली जो है इंसानों की जो उनकी डिस्ट्रक्शन है लाइफ की उसको रेफ़र करता है। इस नावल के बारे जब कुरतुलैन हैदर से एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि आप अपने उर्दू नावल के बारे में क्या कहेंगी, तो उन्होंने ये कहा, देयर इज़ नो नावल इन उर्दू लैंग्वेज, उर्दू में तो कोई नावल ही मौजूद नहीं है। कुरतुलैन हैदर अपने इस नावल को उर्दू लैंग्वेज का नावल ही नहीं मानती थी। अब इसमें मेजर फ़िलासफ़ी देखती हैं कि इस नावल के अंदर कुरतुलैन हैदर ने कौन सी ऐसे फ़िलासफ़ी हैं जिनको यूज़ किया है। सबसे पहले इसके करैक्टर्स डिस्कस करते हैं। करैक्टर्स इसके अंदर हमें जो मेजर देखने को मिलते हैं, गौतम नीलंबर, चंपा एंड चंपक, हरिशंकर एंड कमाल, ये मेजर करैक्टर्स हैं जो रिपीटली इस नावल में हमें देखने को मिलेंगे, और यही इस नावल की मेजर टेक्निक है कि इसमें रिटेनिंग करैक्टर्स यूज़ किए हैं कुरतुलैन हैदर ने। वो उनका एक एम है, वो क्यों आगे हम डिस्कस करते हैं कि इन्होंने एक ही नेम के करैक्टर्स इस नावल के 4 पार्ट्स हैं, उसके अंदर इन्होंने आलमोस्ट उनके मेजर करैक्टर्स हैं उनको एक ही नाम दिया है। सेम लाइफ की फ़िलासफ़ी इन्होंने अपने इसमें यूज़ की है कि यानी कि जो मेजर करैक्टर्स हैं उनकी एक ही ज़िंदगी है, उनकी ज़िंदगी के साथ जो कुछ चल रहा है वो तमाम जो करैक्टर्स हैं वो एक ही किस्म की लाइफ को लेकर चल रही हैं। इसी के साथ सेम इवेंट्स इन्होंने सेम इवेंट्स की फ़िलासफ़ी, यानी कि हिस्टोरिकल, ये नावल बेसिकली एक हिस्टोरिकल नावल है, यानी हिस्ट्री में जो कुछ होता है कि एक डायनेस्टी आती है, उसके बाद वो उसको डिफीट करके न्यू डायनेस्टी आती है, देन कुछ जो सेंचुरीज़ गुजर जाती हैं, उसके बाद फिर कोई न्यू डायनेस्टी आती है और वो प्रीवियस डायनेस्टी को डिफ़ीट करती है और फिर वो रूल करना स्टार्ट कर देती है। यानी कि हमारी ज़िंदगी के सेम ही इवेंट्स होते हैं कि इंसान वो जब किसी को पसंद करता है या उसके बाद जब उसके साथ डिटैचमेंट दिखाई जाती है, इसी चीज़ को कुरतुलैन हैदर अपने इस नावल में इंतहाई खूबसूरती के साथ प्रेजेंट करती हैं कि एक इंसान जो है वो रिपीटली एक ही नेम के साथ बार बार दिखाई देता है इस नावल में। उसके साथ जो डिफरेंट इवेंट्स हैं वो भी सेम हैं, इसके बाद उसके साथ जो उसकी खुशियां हैं वो भी सेम हैं, और जो उसके साथ वरीज़ हैं वो भी सेम हैं, और सेम टाइम, यानी कि वही वक्त चल रहा है, वो इस सब कुछ है इस नावल के अंदर। जब हम पढ़ते हैं इस नावल के बेसिकली 4 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स
पार्ट्स के अंदर हमें यही सब कुछ देखने को मिलता है। इसके बाद इस नावल के जो मेजर कॉन्सेप्ट है वो लव है। लव इज़ एन अनरीचेबल स्ट्राइकिंग डेट हैव मैनी शिफर्ड स्नैक। इस नावल में इन्होंने लव को एक ऐसा करेक्टर बना के दिखाया है कि या एक ऐसा थीम भी है, करेक्टर भी है और एक इस नावल का बैकग्राउंड भी है, क्योंकि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो एट द एंड अल्टीमेट लव तक पहुंच सके। इसके अलावा इस नावल में जो मेजर इन्होंने टेक्निक यूज़ की है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें करैक्टर्स जो हैं यानी जो राइटर होते हैं, अगर वो राइटर खुद वो वर्क यानी फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू वो वर्क लिख रहे हैं, तो उसके अंदर जो राइटर है या अगर वो किसी करैक्टर के थ्रू हमें स्टोरी नरेट कर रहे हैं, तो वो राइटर कभी अपने पास्ट में जाकर पास्ट के इवेंट्स को सोचते हैं और कभी प्रेजेंट में आ जाते हैं और फिर पास्ट में चले जाते हैं। ये नावल जो है 25 ईयर्स अगो इंडिया की जो हिस्ट्री है उसके बारे में हमें बताते हैं। जब मुरियन अम्पायर जो थी, मुरियन अम्पायर ने अटैक किया था किनके ऊपर, नंदा डायनेस्टी जो है इनके ऊपर इन्होंने अटैक किया था। वहाँ से ये नावल स्टार्ट होता है जब गौतम नीलम्बर अपनी एजुकेशन के लिए वहाँ पर जाते हैं, जिनको स्टार्टिंग में गौतम नीलम्बर चंपारण हरिशंकर जो हैं इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए थे। वो एजुकेशन के लिए वहाँ पर आए हुए हैं और किस तरह उनकी एंडिंग होती है, जिस तरह जंग में उनकी फिंगर्स कट जाती हैं, उसके बाद वो चंपा से अलग हो जाते हैं और एट दी एंड वो उसी समुंदर में है जो वो मर जाते हैं। उसके बाद फिर ये रिटेनिंग कैरेक्टर्स सेकेंड पार्ट में फिर हमें दिखाई देते हैं, जिसके अंदर नेक्स्ट हमें डायनेस्टी दिखाई गई है, उसके बाद फिर ब्रिटिश डायनेस्टी दिखाई जाती है, उसके बाद लास्ट जो पोस्ट पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन हमें इस नावल का जो लास्ट पार्ट है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन के बारे में बताता है कि वही सिचुएशन, वही सब कुछ, वही करैक्टर, सब कुछ सेम है, सिर्फ क्या चेंज होता है वक्त। यानी कि वक्त एक ऐसा करैक्टर है, एक ऐसा एक क्यूरल करैक्टर है जो कि हर किसी को अपने अंदर समा लेता है। इसके अलावा इस नावल के बारे में कहा जाता है कि अपेरेंटली जो है इस नावल का कोई प्लॉट नहीं है। प्लॉट क्या होता है? प्लॉट कहते हैं जब इसमें कोई एक सीक्वेंस दिखाई देता है, जब आप कोई स्टोरी पढ़ रहे होते हैं, जिस किसी स्टोरी में आपको कोई सीक्वेंस दिखाई ना दे, और वो प्लॉट नहीं होता। प्लॉट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को कहते हैं कि जब आप एक इवेंट को दूसरे इवेंट के साथ ज्वाइन करते रहते हैं और एट द एंड आप उससे एक स्टोरी जनरेट करते हैं, तो उसको हम प्लॉट कहते हैं। लेकिन कहा जाता है इस नावल का अपेरेंटली कोई प्लॉट नहीं है, कोई फ्रेमवर्क नहीं है, कोई ऐसा इसकी टाइमलाइन नहीं है जिसको आप ज्वाइन करके एक प्रॉपर स्टोरी या एक फ्रेमवर्क में रख सकें। इसके साथ साथ कुरतुलैन हैदर एक्सपोज करती हैं, ये एक हिस्टोरिकल नावल भी है, पॉलिटिकल नावल है, एजुकेशनल नावल है, फ़िलोसफिकल नावल है। इसके साथ साथ वो एक फेमिनिस्टिक नावल है, पोस्ट कॉलोनियल नावल है। पोस्ट कॉलोनियल नावल जो वो नावल होते हैं जिसके अंदर आप पार्टीशन के बारे में या उनके क्राइसिस और उनके हमारी जो इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल है उसको डिस्कस करते हैं, उसको हम पोस्ट कॉलोनियल या पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर कहते हैं। इसके अलावा इस नावल के बारे में एक क्वेश्चन है कि इस नावल का नरेटर कौन है। सम टाइम कहा जाता है कि इस नावल का करैक्टर जो है वो टाइम है, कि टाइम हमें स्टार्ट से एक ऐसे एजेंट के तौर पर दिखाया गया है कि स्टार्टिंग में हम 2000 ईयर्स अगो चले जाते हैं इस नावल के, फिर उसके बाद हम फिर कई सदियां आगे चले जाते हैं। यानी कि एक जो टाइम है वो हमें दिखाया गया है कि वो एज अ नरेटर है। और सम टाइम इस नावल के बारे में कहा जाता है कि इस नावल का नरेटर एक जस्ट लाइक अ स्पैरो, यानी कि एक चिड़िया जैसे होती है, कि कुरतुलैन हैदर ने अपने इंटरव्यू में सम टाइम ये कहा था, और जो उनके कंटेम्प्रेरी राइटर्स हैं वो भी यही कहते हैं कि इनके नावल के नरेटर को एक स्पैरो के साथ कंपेयर किया जाता है, यानी सिंबलाइज किया जाता है। जैसे एक स्पैरो होती है, वो कई जगहों से दाना वो तिनके चुनती है और फिर उनको एक अलग अलग जगहों से चुने गए तिनकों को एक नेस्ट में कन्वर्ट करती हैं। इन द सेम केस इस नावल में भी है कि हिस्ट्री के डिफरेंट इवेंट्स को, करैक्टर्स को, इंडिया के डिफरेंट पार्ट से करैक्टर्स उठाए गए हैं और उनको एक स्टोरी के अंदर डाला गया है, जिसे कि एक थीम डिराइव किया जाता है किस चीज़ का, अनरीचेबल लव का।
इसके अलावा इस नावल का जो लास्ट पार्ट है वो हमारी लाइफ से बहुत ज़्यादा क्लोज़ है, क्योंकि ये हमें पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन के बारे में बताता है। और बेसिकली इसके अंदर यूथ और उनकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया गया है कि जब पार्टीशन से पहले जो इस नावल के मेजर कैरेक्टर्स हैं, जैसे जो लास्ट में हमें देखने को मिलते हैं चंपा, कमाल एंड गौतम नीलंबर, और इनके कुछ जो फ्रेंड्स हैं जिसमें तलत हैं, और इसके साथ साथ और भी मेजर ऐसे करैक्टर्स थे, क्योंकि वो करैक्टर वो रिप्रेजेंट कर रही हैं सब कॉन्टिनेंट के यूथ को, कि यूथ की जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट थी, क्योंकि ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल नावल भी है। तो उस चीज़ को उन्होंने बताया है कि पार्टीशन के उनके माइंड पे किस तरह असरात पड़े। जो वहाँ के यंग जनरेशन थी वो मूव कर गई थी, कुछ पाकिस्तान की तरफ, कुछ इंडिया में रह गए थे और कुछ लंदन चले गए थे स्टडी करने के लिए। लेकिन जब वो वहाँ से वापस आए तो उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में कुछ क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर दी कि हम बेसिकली किस जगह से बिलोंग करते हैं, क्या हम पाकिस्तानी हैं, क्या हम हिंदू हैं। क्योंकि जब लास्ट पे जब कमाल हिंदुस्तान से पाकिस्तान वापस आ रहा होता है तो इसको रोड पर जो वहाँ पर एक आर्मी ऑफिसर मिलते हैं, वो इनसे यही कहते हैं कि आप ये डिसाइड करें कि क्या आप हिंदुस्तानी हैं या पाकिस्तानी हैं, क्योंकि आप अब इस तरह ईजीली इस बॉर्डर को यूज़ नहीं कर सकते। तो ये नावल हमें ये बताता है कि जब किसी भी सोसाइटी में कोई पॉलिटिकल ऐसे क्राइसिस चल रहे होते हैं तो सबसे ज़्यादा असर वहाँ के यूथ पर पड़ता है, उनकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट पर पड़ता है। और इसी चीज़ को कुरतुलैन हैदर ने अपने इस नावल में इंतहाई खूबसूरती के साथ प्रेजेंट किया है। इस नावल की जो मेजर थीम हमें इस नावल में क्या देखने को मिलते हैं? टाइम, लव, डिस्ट्रक्शन, वार, हिस्ट्री, पार्टीशन, इंडिपेंडेंस, फेमिनिज्म, स्ट्रगल, आइडेंटिटी क्राइसिस एक्सेट्रा। इसके अलावा रिलीजन, कल्चर, मैरिज, सोसाइटी, ये मेजर थीम है जो इस नावल में देखने को मिलते हैं। क्योंकि इस नावल को आप जिस एंगल से भी स्टडी करना चाहें, इस नावल की एक इम्पॉर्टेंस ये भी है कि इसको आप डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट थेरी से, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, जिस भी पर्सपेक्टिव से स्टडी करना चाहें, हम इस नावल को उसके थ्रू स्टडी कर सकते हैं। इसी नावल के साथ एक और पोइम रिलेट की जाती है जो कि असलम अंसारी ने लिखी थी, गौतम का आखिरी वास। वो उन्होंने इस पोइम को इस नावल के साथ लेकर लिखा गया है। अगर हम इस नावल की लैंग्वेज यानी इसकी ज़बान के बारे में बात करें तो इसके अंदर कुरतुलैन हैदर ने बहुत ही माइन्यूट डिस्क्रिप्शन यूज़ की है। माइन्यूट डिस्क्रिप्शन कहते हैं कि जब आप अपनी सराउंडिंग की छोटी छोटी इंतहाई बारीक चीज़ों को एक खूबसूरत जो बहुत ही छोटी होती हैं उनको इंतहाई खूबसूरती के साथ प्रेजेंट करते हैं। इस नावल की स्टार्टिंग में ही हमें कुछ ऐसे वर्डिंग कुरतुलैन हैदर के थ्रू देखने को मिलती हैं जो कि हमें इनकी माइन्यूट डिस्क्रिप्शन के बारे में बताती हैं कि वो एक छोटी से छोटी चीज़ को भी इंतहाई खूबसूरती के साथ इस तरह प्रेजेंट करके बताती हैं स्पोर्ट्स के नेचर है। और उसको पढ़ने के बाद हम आगे आने वाली स्टोरी है उसको उसके साथ लिंक कर पाते हैं। सेम जैसे कि टॉमस हार्डी अपने नावल में ऐसे दिखाया करते थे कि वो जो उनकी थिंकिंग होती थी वही उनकी वर्डिंग यानी उनके नेचर के साथ कंपेयर की जाती थी। कुरतुलैन हैदर की जो पॉपुलैरिटी है उसके बारे में अक्सर इनसे और इनके कॉन्टेम्प्रेरी जो राइटर्स हैं उनके बारे में पूछा गया था कि जो कुरतुलैन हैदर की राइटिंग है उसके बारे में कोई कम्प्लीमेंट्स। तो जो मेजर कॉन्टेम्प्रेरी राइटर्स हैं जैसे कि इसमत चुगताई हैं, खदीजा मस्तूर हैं, और इसमत चुगताई वो इनके बारे में ये कहा करती थी कि एक जो राइटर है उसकी पॉपुलैरिटी की सबसे मेजर जो हैं वो दो ही रीज़न्स होती हैं कि अगर उसके जो कंटेम्प्रेरी राइटर्स हैं उसके वर्क्स को कॉपी करना शुरू कर देते हैं यानी उनके स्टाइल को, यही उनकी पॉपुलैरिटी की सबसे मेजर जो रीज़न होती है। और दूसरी रीज़न ये है कि वो उस वर्क को बेशक कॉपी करें उनके स्टाइल को, लेकिन वो उस राइटर के स्टाइल को एज़ इट इज़ कॉपी नहीं कर सकते। और यही दो मेजर रीज़न कुरतुलैन हैदर की पॉपुलैरिटी की भी हैं कि जो उनके कंटेम्प्रेरी राइटर्स हैं उन्होंने इनसे जो कुछ भी सीखा, लेकिन इन जैसा नावल या इन जैसी राइटिंग जो है इनके कंटेम्प्रेरी राइटर्स जो हैं वो आज तक नहीं लिख सके।
ये मेजर सा एनालिसिस था जो कुरतुल हैदर के नावल आग के दरिया के बारे में अभी हमने डिस्कस किया। इनके नावल को इन शॉर्ट समराइज़ भी करेंगे। आल्थो ये नावल बहुत लेंथी है, लेकिन इन शॉर्ट इनके 4 पार्ट्स को शॉर्ट समरी के साथ डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे मोटिवेटेड। हैव अ गुड डे।